प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज में आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले भारत न्यूजीलैंड टीम के दौरे की मनसूखी का जिम्मेदार करार, जाली ईमेल के जरिए क्रिकेटर को कत्ल की धमकी का एतराफ, हुकूमत का मदद के लिए इंटरपोल से राब्ते का फैसला। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने पंजाब को सियासी मैदाने जंग करार दे दिया, अगले इलेक्शन की जीत को पंजाब की कारकर्दगी से जोड़ दिया। कंटोनमेंट बोर्ड इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त के बाद क्या उस्मान बुजदार की क़यादत में सूबा पीटीआई जीत लेगी, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे IMF की डिक्टेशन पर मुल्क में महंगाई का तूफान आ गया। वजीर खजाना शौकत तरीन ने एतराफ कर लिया, महंगाई और पेट्रोल कीमतों पर शौकत तरीन का दिफा। इलेक्शन का साल करीब आते ही हुकूमत का गरीब आवाम के लिए फूड सब्सिडी लाने का ऐलान। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में इस टॉपिक पे भी बात करेंगे कि आवाम पर बिजली की कीमतों की मद में अरबों रुपए का बोझ, गर्दिशी कर्जे मजीद बढ़ गए। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई में हुकूमती बैड गवर्नेंस का पोल खुल गया। मुख्तलिफ करप्शन केसेस में मुलविस 444 सरकारी अफसरान का नैब के साथ प्ली बारगेन का बड़ा इंकशाफ। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे हाईवे पर ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर 2 बरसों में 3.25 अरब रुपए के जुर्माने। ट्रैफिक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर 2 बरसों में 65 लाख से जायद अफराद चालान करा बैठे। ये तमाम मौज़ूआत हैं जिनको कोशिश करेंगे कि हम एक एक करके शामिल करें। लेकिन सबसे पहले आमिर साहब, ये जो भारत को जिम्मेदार करार दे दिया गया और बाकायदा ये कहा गया है कि धमकी दी गई ईमेल के ज़रिए एंड देन इट वाज अ फेक आईडी, क्या कहेंगे इसके ऊपर? बात यह है कि क्रिकेट के जो न्यूजीलैंड का मनसूख हुआ दौरा, फिर उसके बाद इंग्लिस्तान का मनसूख हुआ, इससे धचका एक लगा है, हर एक को, हर आदमी को लगा है, जो क्रिकेट के फैंस हैं उनको भी लगा है। साथ में ये एक हमारे लिए बहुत बड़ा सिफारती धचका है कि इंटरनेशनली जो हमारी एक साख है उसको धचका लगा है। और ये आगे जो कहा जा रहा है कि जी इस बात का भी इम्कान है कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद ना आए, तो ये एक धचका तो है। मगर इसके अंदर जो सवाल हैं, जो एनिग्मा है, वो ये है कि यहाँ से जो उनके बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं क्रिस्टियन टर्नर साहब, कल उन्होंने 2-3 इंटरव्यूज़ में ये कहा कि नहीं जी, ना सिर्फ कि हमने एम्बेसी वालों ने कहा था जी हमने पूरी तसल्ली यहाँ पे कर ली है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी पूरी तसल्ली कर दी है, उनकी तरफ से किसी को कोई किसी किस्म का कोई शक नहीं था सिक्योरिटी का। और ये फैसला जो है ना, ECB ने, इंग्लैंड की जो क्रिकेट बोर्ड है उसका फैसला है, न्यूजीलैंड वालों ने कुछ भी नहीं बताया, मगर वो मोस्ट प्रॉब्ली इन्हीं से इन्फ्लुएंस होकर किया है। तो आज जो है फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब ये कह तो रहे हैं कि जी हमारी गवर्नमेंटों ने नहीं कहा, मगर इसके अंदर इंडिया की साजिश हुई है। और उन्होंने बताया कि जनाब वो ट्रेल हमने जो है ना पता कर लिया है कि इंडिया से शुरू हो के इनको जो ईमेलें धमकी वाली भिजवाई गई, और वो हमने पता कर लिया उसकी सोर्स इंडिया से थी। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि एहसानुल्लाह एहसान का भी वाले साहब की वो फेक आईडी थी उनकी, और वो नहीं है। अब एक सोशल मीडिया पे एक एहसानुल्लाह एहसान साहब का एक बयान चल रहा है, क्योंकि एक तो वैसे ही वो उनके मुतालिक ये है कि वो हमें बड़ी तकलीफ है कि उनको पकड़े, उनको पहले रिहाई क्यों दी गई और जैसे वो भाग गए। हम वो दिखाना नहीं चाहिए क्योंकि उनको नहीं दिखाना चाहिए, और हम ये भी श्योर नहीं है कि वो कितना ऑथेंटिक है, सही है या गलत है। मगर उन्होंने ये क्लेम किया कि ये बिल्कुल है कि ये मेरी ही है और मैंने ही वार्न किया था कि मेरी इतलात थी कि ये हमला हो सकता है। और उससे बड़ा सवाल ये है कि इस तरह की धमकियों से, इस तरह की ईमेल से, ये जो अमेरिका है, बरतानिया है, बड़े बड़े ये मुल्क हैं, इनकी तो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में देख देख के हम बचपन से जवान हुए हैं, और हमारे बुज़ुर्ग भी जवान हुए हैं कि ये MI6 जो है ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और ये इंटेलिजेंस में है। तो ये 2-4 ईमेलों में और ये इस तरह की धमकियों में बाद आके, जबकि इनकी अपनी गवर्नमेंट, इनके बकौल कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ये मरूग होके कैंसिल कर देंगे। तो उससे फिर शक ये पड़ता है कि जनाब ये पॉलिटिकल फैसले हैं, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। देखिए ना, बाइडन साहब अमेरिका कॉल नहीं कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, उसके बाद इंडिया ने जो है रेड लिस्ट से जो है भारत को जो पहले निकाला और हमें जो है बाद में डाला और बाद में निकाला, तो हालांकि केस बिल्कुल डिफरेंट था। फिर ये फैटिफ के अंदर भी हमें ये वेस्टर्न ममालिक की वो नज़र आती है,
और ये भी हमारे यहाँ की दफ़ा शक होता है कि शायद ये जो कल फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये बदला ले रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान में अपनी ज़िल्लत का, अपनी डिबाकल का वो गुस्सा सारा हमारे पे मिसप्लेस रिएक्शन आ रहा है, वो चीज़ें अपनी जगह। मगर मैं ये कहना चाहूँगा कि हर मुल्क का एक अपनी पहचान, एक तसव्वुर, एक परसेप्शन होती है कि ये स्टीरियोटाइप होती है कई दफ़ा, मगर ये होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मुल्कों का है कि जी ये दब जाते हैं, कुछ मुल्कों का होता है कि जी ये नहीं दबते। ईरान फॉर एग्ज़ाम्पल 40 साल हो गए उनको सेंक्शंस को बर्दाश्त करते हुए, और वो देखें उन्होंने शाम में भी पड़ा डाला हुआ है, उन्होंने लेबनान में भी डाला हुआ है, और इसराइल से भी लड़ाई करते हैं, और यमन में भी वो घुस जाते हैं, और वो उनके ऊपर हमला करते वक्त 100 दफ़ा सोचना मतलब है कि उनकी परसेप्शन है कि यार ये आगे से खड़े होने वाली कौम है जो है। मैं सऊदी अरेबिया का फॉर एग्ज़ाम्पल ये तस्वुर है कि जनाब ये दब जाते हैं, अमेरिकन ज़रा सा उनके टाइट स्क्रू करते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना वो ये स्टीरियोटाइप है। तो हमारा भी ये हमारा नहीं, हमारा बिल्कुल हमारा भी तस्वुर और वो कोई गलत वजूहत की वजह से ये है कि हम दब जाते हैं, ये हमारा बिल्कुल है। और क्योंकि हमारे यहाँ मार्शल्लाह रहे और जो हमारे डिक्टेटर्स रहे उन्होंने अपने मफादत की वजह से कभी परवाह नहीं की, अड्डे दिए, ये किया वो किया, तो उनको पता है इनको भी टाइट किया जा सकता है। वैसे भी हमारी इकनॉमिक सिचुएशन और ये वो ऐसी ही रहती है, IMF पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, एड्स पे भी डिपेंडेंट रहते हैं, तो हम दब जाते हैं, हमारा ये है। मगर बात ये है कि हम भी ये मैं नहीं कह रहा कि कफन बांध के लड़ पिट जाएं किसी से, वो नहीं है, मगर एक गुंजाइश होती है जिसमें आप थोड़ा सा यू स्टैंड अप फॉर अ प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल जब सलाला के ऊपर हमारे हमला हुआ था, वी स्टूड अप, हमने नेटो की सप्लाईज बंद कर दी थी और वो एक बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड था, तो हमने किया। अभी भी हम, मेरा ख्याल बरतानिया को ये 100 तरीके होते हैं कि मैसेज देने का कि जनाब हमने बहुत सब बुरा मनाया है, हमें या तो आप कोजेंट रीजन बताएं कि ये वजूहात हैं, तो आप शक की बुनियाद पर कि ECB ये कर रहा है या ये कर रहा है, तो वो वाला नहीं है। और मैं बिल्कुल दोबारा दोहराऊंगा, मैं बिल्कुल मैं कोई गंग हो या वो वाली पॉलिसी का कायल नहीं हूँ कि हम अमेरिका से और दुनिया से लड़ें, अपनी औकात में रहना चाहिए, बट उसके दरमियान में और बिल्कुल नीचे लेट जाने के दरमियान में एक थोड़ी सी गुंजाइश होती है कि आप असूलों पे कम से कम लोगों को ये बताना शुरू करें कि जनाब हम भी कुछ चीज़ों पे खड़े हो सकते हैं। अपना ये तस्वुर भी जो कि पहचान या ये वाला आपकी परसेप्शन कि जी इनको थोड़ा टाइट करो तो ये बिल्कुल ही लेट जाते हैं, और इस तरह बोथम साहब कह गए थे कि ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ अपनी सास को भिजवाना चाहिए, या वो अमेरिका का एक मजिस्ट्रेट साहब ने, जज साहब ने कह दिया था कि ये $2 के लिए अपनी माँ बेच देते हैं। तो ये ये जो ये परसेप्शंस हैं, ये तस्वुरात हैं, उसके लिए मैं समझता हूँ थोड़ा सा सफारती लेवल पे बिल्कुल दानिशमंदी के दौरान रहते हुए जो कुछ किया जा सकता है, हमें थोड़ा सा ज़रूर खड़ा होना चाहिए। अच्छा, खड़ा होना चाहिए, मेरे ख्याल से एब्सोल्युटली नॉट, एक खड़ा होने का वो था, लेकिन ये कि उसके जो फिर रेपरकशंस आए उसमें भी अब मजीद खड़ा होने की ज़रूरत है कि सफाती सतह पर चीज़ को उठाया जाए। कमिंग बैक टू इमरान खान साहब, जिनकी बकौल फवाद चौधरी, जिनके एब्सोल्युटली नॉट कहने से ये तमाम मुद्दा खड़ा हुआ है, ये तो एक तरफ, लेकिन इमरान खान साहब ने पंजाब को पॉलिटिकली अगर बात करें सियासी मैदान जंग करार दे दी, और बड़ी इसकी वैसे भी सिग्निफिकेंस है इन मेकिंग द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। लेकिन ये जो अभी मामला चल रहे हैं पंजाब हुकूमत के, जो परफॉर्मेंस है ख़ास तौर पे बुज़दार गवर्नमेंट की, उसके कॉन्टेक्स्ट में क्या नज़र आ रहा है? मैं ज़रा थोड़ा सा इस पे आता हूँ, बड़ा अहम सवाल है। आमिर साहब ने जो बातें की हैं ना, वो कहते हैं पल्ले नहीं धेला तो कर दे फिर मेला मेला, कि खड़े हो जाएं, सारा डट जाएं, डिफ्यूज कर देते हैं। नहीं मैं समझदा आमिर साहब से समझदार, डरते सोचते मुझे समझ आप जैसे समझदार आदमी, आपसे बेहतर कोई इंटरनेशनल अफेयर समझता है, इतना बड़ा आपका डिजास्टर है डिप्लोमेटिक, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। उन्होंने रुख ही बदल दिए हैं, पूरी कौम को उन्होंने किसी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। भारत को भी हमने खींच लिया है, हमने इधर उधर भी कर लिया है, क्योंकि भारत के नाम पर बिकता है पाकिस्तान में। भारत के यहाँ ये कुछ होता है, वहाँ कोई बाथरूम में गिर जाए भारत में, वो कहते हैं ISI ने किया है। वहाँ पे कोई आगे छोटा सा पटाखा कबूतर पकड़ा जाए, कोई वहाँ पे कोई चीज़ आ जाए, कोई यहाँ से गुब्बारा उधर हवा में चला जाए, वाघा क्रॉस करके इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। सेम हमारे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, भारत ने किया है।
ये अल्लाह के फजल से दाद देता हूँ मैं दोनों मुल्कों को, इनके अवाम को भी माशाल्लाह, यहाँ की लीडरशिप को भी, हमारी इस्टेब्लिशमेंट को भी, कि आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि दुनिया में ना आपके यहाँ कोई आने को तैयार है। मतलब अगर देखा जाए उनके यहाँ भी, आपको याद होगा एक IPL उन्हें ये साउथ अफ्रीका में करवाई थी, ये उनके खिलाड़ी भी वहाँ पे आने को तैयार नहीं थे। अच्छा, हमारे पिछले 10 साल के सारी गेम्स जो हैं हम वहाँ पे करवाते रहे, UAE में कराते रहे, इतनी अल्लाह ने तौफीक नहीं दी, इसलिए ये खिता गुलाम रहा है। ये हजारों साल गुलामी की जो मेन रीजन है यहाँ पे, कि यहाँ से पूरी दुनिया से कौन सा खिता है जहाँ से वो आप कह हमलावर नहीं है, लुटेरे नहीं है, डाकू चोर नहीं है, हिंदुस्तान को नहीं लूटा। यहाँ पे इतना बड़ा मुल्क, इतना बड़ा यहाँ पे खिता था, आके हर एक ने लूटा। रीजन आपस में ठीक नहीं रहना। अब यहाँ पे इंग्लैंड के हाथ हम जलील हो रहे हैं, हम श्रीलंका के नहीं सॉरी उसके न्यूजीलैंड के हाथ हो रहे हैं, अब ऑस्ट्रेलिया के हाथ होंगे, वो भी होते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है कि वो एक अरब सवा अरब का वो मुल्क है। हम माशाल्लाह यहाँ 22-25 करोड़ हम हो चुके हैं कि कहीं पे मिनिमम एक रीजनेबल आपको थोड़ा सा एक दूसरे के साथ एक उसको क्या दोस्त ना बने, चले दुश्मन ना बने ना। हम उनकी अगर हमारे बस में चलते हैं हम उनको खराब करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, उनके यहाँ तो डेली ये काम होता है, उनके टीवी चैनल देखें तो लगता है कि दुनिया में कोई एक ही मसला है, वो पाकिस्तान है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये जो चीज़ यही है, उनको गोरों को देखें, गोरे इकट्ठे हो गए, इसलिए गोरों ने हुकूमत की है पूरी दुनिया पे, हिंदुस्तान पे स्पेशली। वो इकट्ठे हो गए, एक वहाँ पे ईमेल जनरेट हुई है, पूरे 3-4-5 इकट्ठे हो गए। ये जो हमारे जैसे काले पीले नीले जो राज आमिर साहब बात कर रहे थे, हम ना इकट्ठे हो सकते हैं, ना हम एक दूसरे को खुश देख सकते हैं, ना हम एक दूसरे के यहाँ क्रिकेट देख सकते हैं, ना एंटरटेनमेंट, ना उनके चैनल हमारे यहाँ देखे जा सकते हैं, ना हमारे उनके यहाँ देखे जा सकते हैं। और सेम कल्चर, और दुनिया का हमने मुकाबले करने एक दूसरे के साथ। भारतीयों से पूछ रहे ट्विटर पे सारा दिन गाली गलौज, जो दुनिया जहाँ की मतलब जो बुरी चीजें वो हमारे बारे में कह सकते हैं, हम कहते हैं हमारा यूथ सारे काम भूल चुके हैं। अगेन उनका यही काम है कि आपने 5th बार जनरेशन चल पड़ी है, एक हमने टर्म ढूंढ ली है, हमारी यूथ भी लगी हुई है भारत को, और उनको सारा दिन सोशल मीडिया पे वो सुबह 6 बजे नाश्ता करके बैठते हैं, रात का सफर खा के आराम से 2 बजे एक दूसरे को गालियां दे के टाटे बाबा करके कि कल वहीं से शुरू करेंगे, फिर शुरू हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि हमने कोई अपने हमारे फैसले हैं। अब पूछा जाना चाहिए शाहमूद कुरैशी साहब से कि आप 3 साल से फॉरेन मिनिस्टर, ये डिप्लोमेटिक फेलियर्स हैं, ये सिक्योरिटी बाद में आती है, आपने सेल करना होता, सिक्योरिटी इश्यूज जो हैं आपने सेल करना होता है दुनिया को, इसलिए डिप्लोमेटिक है। हाँ। इन मसूफ की जितनी डिप्लोमेटिक फेलियर रही है शाहमूद कुरैशी की 3 सालों में उठा, कोई एक सक्सेस सुना दे मुझे, एक जो इनका आपका ख्याल है इनके क्रेडिट पे आ जाए। रीजन कि उनको वजीर आला पंजाब नहीं बनाया, और वो खुद कहते मैं तो बनने ही नहीं चाहता था। आपने ऐसे बंदे को वजीर यहाँ पे खारजा बनाया हुआ है जो हर मीटिंग में कहता है, हर वो तकरीर में कहता है, हर जगह कहता है मैं तो बनने ही नहीं चाहता था। इमरान खान ने मेरी मिन्नतें की हैं। इमरान खान साहब ने क्यों मिन्नतें की? उन्होंने अपना लाडला लगाना था वहाँ पे, एक उन्होंने वहाँ रिमोट एक उसको रोबोट लगाना था, उसकी जगह उन्होंने रोबोट लगाते हैं, रोबोट लग गया वहाँ पे। उसके बदले शाहमूद कुरैशी साहब यहाँ पे मर्जी है उनकी। ये कई दफ़ा आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बहुत सारे जर्नलिस्ट थे, उनसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान साहब से, इमरान खान साहब से मुलाकातें जब होती थी, वो शाहमूद कुरैशी का मजाक उड़ाते थे नहीं उड़ाते थे? आप बताएं। ये जब क्राइसिस हुआ था 27 फरवरी 2019 वाला, पाकिस्तान इंडिया की जब आपस में इनके हवाई जहाज़ों को लड़ाइयाँ हुई थी, उस वक्त इमरान खान साहब ने बैठ के मीटिंग में सारे बैठे हो साहब, उन्होंने इनका मजाक उड़ाया था कि भाई साहब वो तो कहीं जाने को तैयार ही नहीं, यहीं बैठ के टेलीफोन खड़काते रहते हैं। तो आज उन्होंने कह दिया है कि जी पंजाब की गवर्नेंस ठीक होनी चाहिए मगर बुजदार को नहीं छेड़ा जाएगा। मैं वही कह रहा हूँ, जब हम कौम को थोड़ा सा इन्फ्लेट करते हैं ना, उठाते हैं, डट जाएं, खड़े हो जाएं और इनको बादशाह आंखों में आंख डालें। हालत यह है कि आपको यहाँ पे आपकी 1 महीने के एस्टिमेट्स खराब हुए पिछले महीने के एक्सपोर्ट के, इंपोर्ट के, $1 बिलियन बताते हैं, सिर्फ $1 बिलियन के इन्होंने एस्टिमेट किए थे। इन्होंने ये कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 5.5 बिलियन डॉलर की होंगी, वो 6.5 की हो गई। आपका डॉलर 160 से 170 तक चला गया। अभी सारा डॉलर यहाँ से रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो हुकूमत छुपा रही है, नहीं बता रही, क्रिमिनल है ये, नेग्लिजेंस है ना। पता है पाकिस्तानी कौम है, इनको जो चाहे मामू बना ले, चूना बना ले, ये लग जाती हैं। सारा डॉलर खरीद के ये सारा उधर जा, अफगानिस्तान का सारा प्रेशर हम पे आ गया क्योंकि उनका अपनी डॉलर मार्केट बंद है इस वक्त। जो वहाँ पे जाना चाहते हैं सारे डॉलर जहाँ से खरीदे जा रहे हैं। हम पूरी दुनिया से भीख मांग रहे हैं। हम अपना आप रुपीज़ को नीचे लेके गए हैं ताकि एक्सपोर्ट बढ़ेगी, एक्सपोर्ट से $4 आएंगे। और अब फिक्र आ रहे हैं जो पिछले महीने के एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी, जो डॉलर आए हैं हमारा रुपया तबाह करके वो सारा अफगानिस्तान में जा रहा है क्योंकि उन्होंने बाइंग करनी है और उनके पास कोई इस वक्त आपको पता स्टेट उनका सेंट्रल बैंक इस वक्त ऑपरेट नहीं कर रहा, सारा पैसा उधर जा रहा है। सो हम जितना कमाया कर रहे हैं ना सारे दुनिया जहां में, अपनी महंगाइयां करके, अपने बिजली के बिल बढ़ा के, जिस पर आमिर साहब अभी बात करेंगे, अपने गैस बढ़ा के, अपने यहाँ पे तेल पेट्रोल बढ़ा के, सारे का सारा हमसाया मुल्क में जा रहा है। अब वहाँ पे आप उसमें गंदम भी हम भेज रहे हैं, चीनी भी हम भेज रहे हैं, डॉलर भी हम भेज रहे हैं, चाय पीने भी हम वहाँ पे जा रहे हैं। जब हम ठेकेदार बन गए हैं तो जनाब फिर ठेकेदारी के तो फिर दुनिया में और भी बड़े बड़े ठेकेदार हैं, फिर उनको भी भुगते हैं।
वो भी वही कुछ करेंगे जो उनको करना चाहिए। उसके बाद हम कहेंगे जनाब हमारे साथ ज्यादती हो रही, दुनिया के उसके वो चलते होते मफादात के साथ। आपके मफादात में बता रहा हूँ कि आपके वजीर खारजा को टक्के की इंटरेस्ट नहीं है, ये खुद वो कह चुके हैं। जब ऐसे बंदे बनाएंगे फिर डिप्लोमेटिक फेलियर। शाह महमूद कुरैशी सब साइड पे बैठे हुए हैं, उनसे किसी ने पूछा, फॉरेन ऑफिस ने मसले उठाए हैं, इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस को फवाद चौधरी साहब को करनी चाहिए थी, हर जगह वो आके बैठ जाते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको करवानी थी शाह महमूद कुरैशी साहब से, उनसे पूछे जाने चाहिए सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्लास साहब, अगर इनका इतने टाइम तक 3 सालों तक अगर ये फॉरेन मिनिस्ट्री को हेड करें तो इतनी तो इनकी डिप्लोमेटिक क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी कि ये इस टॉपिक पर बात करते और दूसरे स्टेट्स को कन्विंस कर लेते कि सिक्योरिटी इनफ है कि नहीं है। मनवा भी ली जाती हैं। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर को हमेशा कोई थोड़े से वो होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं दुनिया भर में, वजीर आजम फोन को अगले वो इज्जत रखते हैं। हमारे प्रोटोकॉल को तो ये हिसाब है, हमारी इज्जत का ये हिसाब है जो मतलब है उस पर बना हुआ है। हमारे यहाँ एक लतीफ़ा सा बन गया ना हमारे यहाँ के, वो जो बाइडन फोन नहीं करता है, मोदी साहब जो है फोन उठाते नहीं है, और वो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर बात नहीं मानते। ये हमारी डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स हैं सारी की सारी। और शाह महमूद कुरैशी साहब आराम से, मैं आपको शर्त क्या कि हमारा मुल्तानी पीर से मजे ले रहा हूँ, अयूब खान का मजे ले रहे हूँ। अयूब खान का लतीफ़ा मुझे याद आ जाता है ना, वो मशहूर था। उन्होंने पूछा एक दफ़ा के बड़े हालात ठीक नहीं है, तो मैं क्या करूँ, जो है अमीर मोहम्मद खान जो है वो सुनता नहीं है, और मूसा खान जो है ना वो समझता नहीं। ये बेनज़ीर भुट्टो और इसका कहते थे नवाज शरीफ का, पता नहीं उन शाहीन सबाई साहब का कोड था जो उन्होंने मेरा डायरी में लिखा या किसका था, उन्होंने कहा जनाब के यहाँ पे ये बेनज़ीर भुट्टो साहब सुनती नहीं है, नवाज शरीफ साहब को समझ नहीं आती। ये उनका था, ये डलाग था जो उन्होंने किसी डायरी में लिखा था। तो हमारा वो हिसाब हो जो डंडे मारे जा रहे हैं, ढोल पीटे जा रहे हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, उसने क्या फलान। भाई आपने क्या किया? आपकी इतना तो आपकी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए थी दुनिया में कि लोग आप पे एतमाद करते। एक जैली ईमेल पे एतबार कर लिया उन्होंने, जरा मजे की बात सुने, हमारे क्रेडिबिलिटी लेवल देखें जरा। उन्होंने जैली ईमेल पे जो खुद हुकूमत कह रही उस पे दुनिया ने यकीन कर लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर की, हमारे वजीर खारजा की, हमारे जनाब इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की, हमारे NSA की, उसकी कोई बात ना सुनने को तैयार है, ना मानने को तैयार है, ना हमारी साख है। और वो बैठ के वो आमिर साहब कह दो काक एंड बुल स्टोरी में सुना रहे हैं, और हम भी उनको बई करके जनाब वो कह रहे हैं जी हमारे साथ बड़ा। बॉटम लाइन ये कि जो यकीन इस वक्त लोगों को दिलाया जा रहा है, आवाम को दिलाया जा रहा है कि न्यूजीलैंड की इतनी फौज नहीं है जितनी सिक्योरिटी उनको दी जा रही थी, ये अगर डिप्लोमेटिकली इसको डील किया जाता और उनको ये यकीन दिला दिया जाता तो शायद इस वक्त क्रिकेट हमें भी देखने को मिल रही होती। सो इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फ्लॉ, बिग फ्लॉ। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि किस तरह से महंगाई का तूफान आने जा रहा है। वजीर खजाना शौकत तरीन ने भी कुछ कन्फेशंस किए हैं, और अवाम किस चीज़ के लिए तैयार हो जाएं, उनके जो बिजली के बिल्स हैं वो मजीद हैवी होने जा रहे हैं। गर्दिशी कर्जों की बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे कुछ वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन के एतराफ़ात हैं और कुछ उनकी तरफ से डिफेंस में भी चीज़ें कही गई। अच्छी चीज़ों की भी बात करनी चाहिए क्योंकि फिर एतराज़ ये होता है कि सिर्फ क्रिटिसिज्म किया जाता है, लेकिन बैलेंस रखते हैं। जहाँ पर अच्छी बात होती है ज़रूर कहते भी हैं। इलेक्शन का साल करीब आते हैं, हुकूमत का गरीब आवाम के लिए फूड सब्सिडी का ऐलान। अब ये टाइमिंग भी बड़ी इंटरेस्टिंग है ना कि इस टाइम पे फूड सब्सिडी का ऐलान किया जा रहा है, बट इट्स अ गुड थिंग। आप भी जो है ना बहुत सिलिक बन गई है ये हमारे साथ रह के जो है, तो वो हम जो है ना बड़े अच्छे से ये कह रहे थे कि जनाब इंडिया की राशन डिपो की मिसालें जो देते थे कि आप गरीब आवाम के लिए आप बिल्कुल छोड़ें। और मैं ये बिल्कुल मुस्बत उसमें तारीफ़ करना चाहता हूँ कि शुक्र है खुदा का इनको अकल किसी ने दी है कि इन्होंने जो आज कहा है कि जी आटा, चीनी, घी और चीनी की जो है ना हम सब्सिडी हैवी दे के तो कीमतें नीचे ला रहे हैं। आटा सबको जो है 55 रुपये में और निचले तबके को 43 रुपये में देंगे। घी जो है 290 रुपये फ़ी किलो मिलेगा, और चीनी सबको तकरीबन 90 रुपये में मिलेगी, और वो कह रहे हैं जी अगले साल 80 तक ले आएंगे। अब ये देखना होगा कि कब करते हैं। और दूसरा ये है कि मैं कल हफीज़ पाशा साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि 400 अरब रुपए के करीब ना इस पर ख़र्चा आता है। अब ये नहीं पता कि ये पैसा लाएंगे कहाँ से, क्योंकि पहले ही इनके बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, थोड़े से रेवेन्यू के बेहतर फिगर्स हैं, मगर इनके ये बड़ा सवाल है क्योंकि इकॉनमी के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। आइडली तो ये है कि इनको एक नज़र षानी जो सबसे बड़ी करनी चाहिए कि ये बड़े तबके जो बड़ा बिग इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको 2 ट्रिलियन के करीब जो है ना ये कंसेशंस दे चुके हैं, लोन्स की, एग्जाम्पशंस की, फलाने की, कि ये आप लें, ये एक्सपोर्टर। फिर आपने जो है ना 140-45% रुपया डी वैल्यू किया
कीमा निकल गया हमारा महंगाई में भी और कर्ज़ों में भी उसकी वजह से कि जी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी। एक्सपोर्ट्स आपकी भाई साहब नहीं बढ़ी हैं और एक्सपोर्ट्स के अंदर जो है नज़र आता है कि घूम फिर के, अब ये मिसाल दे दूँ, एप्टमा फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान का सबसे बड़ा, मैं समझता हूँ, मैं लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा माफिया जो है ना वो एप्टमा है कि इतनी कंसेशंस जो ली हैं उन्होंने। और मैं उनकी आज फिगर्स चेक कर रहा था कि टेक्सटाइल सेक्टर सबसे बड़ा है, 12-13 अरब रुपया डॉलर जो है ना वहीं से आता है। तो वो 3 साल में ये 2000 ट्रिलियन का एक काफ़ी हिस्सा उनको मिला है और वो घूम फिर के $2 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी, अभी भी लगभग ऊपर नीचे उतरी हैं, शायद गालिबन अभी 1.9 बिलियन है। मगर वो सारे हो क्या रहा है यहाँ पे, हो ये रहा है कि वो जो है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के मशीर भी वही हैं, लाडले भी वही हैं, गौर एजाज की फॉर एग्जांपल बिगेस्ट एग्जांपल है कि वो एप्टमा के पेट्रन इन चीफ भी हैं और प्रेसिडेंट के, प्राइम मिनिस्टर के बहुत ज़्यादा लाडले भी हैं, मशवरे भी वही उसी कतार के लौंडे से लेते हैं। और वो हो क्या रहा है, ये सारी जो लॉबी है वहाँ से कंसेशंस ले रही है और घुस गई है ये रियल एस्टेट में। यहाँ से पैसा निकाल के प्रोडक्शन कहाँ से होगी आपकी, जो फॉर एग्जांपल सारी रूदा के अंदर जो तमाम लोग हैं वो सारी टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरर और ये लोग हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर ये लिस्ट दिखा सकें जल्दी से राना साहब कि जनाब रूदा के अंदर तमाम जो है ना इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन्होंने कहा छोड़ो ये इंडस्ट्री एक टूल है जिसके ज़रिए गवर्नमेंट से पैसे निकलवाए जाते हैं, कंसेशंस ली जाती हैं, सस्ते लोन लिए जाते हैं और यहाँ से जो मुनाफा कमाया जाता है वो सारा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने पहले बड़े डूबियस वहाँ भी काम हो रहे हैं, लेक सिटी के अंदर LDA में उन्होंने अपना रिश्तेदार बैठाया हुआ था और अब रूदा के अंदर भी यही घूम फिर के लोग हैं, रियल एस्टेट में आ रहे हैं। और मैं देख रहा था कि वो कंसेशन ये है कि स्मार्ट सिटी जो थी वो ये रिंग रोड में एक्यूज्ड हैं और उन पर पहले इल्ज़ाम था कि जनाब उनके पास बड़ी थोड़ी लैंड होल्डिंग है और उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी लैंड होल्डिंग से ज़्यादा बेच दी हुई है। मुकदमात वो फेस कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अब पता चला जी उनको प्रोविजनल इजाज़तनामा दोबारा मिल गया है। कौन? हबीब रफ़ीक ग्रुप है, वो वही रूदा में है, वही यहीं है। वो आपकी जो वहाँ पे क्लास साहब जो क्या है DHA वैली में नहीं कह दिया आपकी नहीं है, शहदा की पैसे खा के खाने वाले और हमारे फौजी भाइयों की पैसे खाने वाले जो है ना, पैसे नहीं, उनको ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। घूम फिर के जिस ईंट को उठाएं, बड़े प्रोजेक्ट को उठाएं, वो एक ही ग्रुप है। हबीब रफ़ीक का कॉमन नाम है। अब एक बैंक भी ले रहे हैं, उसकी लदा आपको मैं स्टोरी बताऊंगा कि वो कैसे क्या हो रहा है वहाँ पे लदा। मैं घूम फिर के बात ये कि अच्छी बात है कि ये अजनास की कीमतें ये सब्सिडी दे रहे हैं, किस तरह देंगे वो देखेंगे, मगर इससे ये जो साथ में आपकी जो यूटिलिटीज़ हैं, जो बिजली और जो आपकी गैस और पेट्रोल जो है, अभी बिजली का ये कह रहे हैं, वो ये आज की डॉन की खबर है कि जनाब पिछले 3 साल में 40% ये बढ़ा चुके हैं और उसके बावजूद जो है ना वो इनका जो गर्दशी कर्जा है वो डबल हो गया है। और अभी ये दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन की फर्म्स कह रही हैं कि 2 रुपये और बढ़ाओ। और हम ये यहाँ पे एक तबका है जो ये कहता है कि जनाब ये आपकी पॉलिसी गलत है, बजाय इसके कि आप महंगी करें, और वो जो महंगी करते हैं तो बिजली कम इस्तेमाल होती है, पैसा किसको जाता है? सेठ को। एलीट कैप्चर जो कहते हैं ना, एजाज गॉर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो एलीट को जा रहा है पैसा, क्योंकि उनकी कैपेसिटी चार्जेस वो उनकी मशीन चले ना चले उनको पैसे देने हैं। उसकी बजाय आप रिलीफ दें, बिजली सस्ती करें ताकि 100% बिजली इस्तेमाल हो, फिर ताकि बजाय उनके देने के, मगर और उनसे मैनेज नहीं हो रही। LNG की परचेजेस 6 रुपये के डॉलर की थी जब नहीं ली, और वो अब जो है वो आसमान को छू रही है। तो ये अपनी नालायकियाँ, अपनी चोरियाँ, मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट जो है उसको काबू करके अवाम को है सिर्फ अजनास की कीमत कम करने से नहीं, ये बाकी चीज़ों को भी देखने का। लास्ट ये मैं कह दूँ कि आप ताबिश साहब छोड़ के चले गए, पहले जो है वो भी समय अजीब अजीब कहानियाँ वहाँ से सुनाई दे रही हैं कि उनको क्या क्या मुश्किलात वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। उससे पहले जी वो निकाले गए थे जो SAPM, क्या नाम था जी उनका, इसी पे नदीम बाबर साहब, उनकी कोई तफ्तीश नहीं हुई कि क्या हुआ। उसके बाद जो अपने सेक्रेटरी साहब थे असद याउद्दीन साहब, उनको जो है सारी जो स्कैम जिनकी तफ्तीश हो रही है, बाकी लोगों को नैब के केसेस बाकी बनाए पे हैं,
उनको जो है ना सेक्रेटरी दोबारा इकोनॉमिक अफेयर्स में लगा दिया। और अगेन उमर अयूब जो भी इसके कसूरवार थे उनको भी वहाँ पे दोबारा इकोनॉमिक अफेयर्स की मिनिस्ट्री में लगा दिया। तो जिनको पकड़ना है उनको पकड़ नहीं रहे, नई टीम इनसे बन नहीं रही है। अवाम को जो है ना सारी चीज़ों पे ना ठोकते जाएं ठोकते जाएं ठोकते जाएं। जी मुझे आमिर साहब ने कहा सिनिकल नहीं होना, मैं शुरू पॉजिटिव से हुआ है, आखिरी टाइम के लिए रखा हुआ था कि बिल्कुल एंड में कहूंगी कि ये तो अब सिनिकल होना पड़ता है, सिचुएशन की डिमांड है। हमको एंटरटेनमेंट अच्छी चीज है, अच्छी है, जो बुरी है ये इस ये ना भी कहा है, है ना, जिस हिसाब से नेग्लिजेंस है उसके हिसाब से ये फूड सब्सिडी पीनट्स है। ये तो फिर तो मैं इसमें बात है ना, जहाँ तक सिनिसिज्म की बात है, हम कोई एंटरटेनमेंट नहीं बैठे हुए, मतलब जर्नलिज्म इज नॉट एंटरटेनमेंट। ये ज़हन में रखने के बाद लोग जो कहते हैं अगर हम यहाँ पे चीज़ों को इस तरह नहीं देखेंगे और हर चीज़ को अच्छे तरीके से पेश मतलब करके देंगे, नहीं जनाब ये बिल्कुल हनी और मून है, ऐसे नहीं होता। जर्नलिज्म के अलावा हम आम इंसान हैं, हम अपनी जिंदगी में उसके असरात हम बिल दे रहे हैं, हम नहीं दे रहे। लोग ऐसे समझते हैं वहाँ पे दरख्तों पे पैसे उग रहे हैं, हम बिल दे रहे हैं, हम आगे इफेक्ट हो रहे हैं, हमारे अपना खर्चे हमारे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। सवाल दो चार चीज़ें मैं इन्होंने तरीन साहब की बड़ी, आमिर साहब ने ज़बरदस्ती या जैसे तारीफ की कि जी बड़ा या कोशिश की उसको मुस्बत रंग देने की। इनसे पूछा जाना चाहिए जब अब डॉलर को 170 पे लेके जाएंगे, बिजली 40% सारी गैस बढ़ा देंगे, बिजली की डेली आप इस वक्त 20-22 रुपए का यूनिट आप लेकर जाएंगे, अब पेट्रोल को 123-24 पर लेके जाएंगे, इनसे क्या बनेगा? 2-2.5 करोड़ लोगों को आप यहाँ पे आटा थोड़ा 10 रुपए सस्ता दे दो, इसको 2 रुपए चीनी सस्ती दे दो, इससे कौन सा बड़ा आपको 4 काम करने वाले हैं जो आप करने चाहिए थे, नहीं करेंगे, ये फ्रॉड है सारा। इससे पहले आपको याद हो यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन क्या थी, ये थी, नाकाम हो गए ना। आपको करने वाले जो 4 काम है उनको बिल्कुल आसमान पे लेकर जा रहे हैं, वो चूना लगा रहे हैं। आमिर साहब ने कहा ठोके जो आवाम को, आवाम भी डिजर्व करती है। जो आपको याद है बादशाह सलामत वाला किस्सा जो आते लेजेंड है कि जनाब उन्होंने कहा कि आवाम जरा तंग होनी चाहिए, इनको छितर मारें जरा 4 करके, तो आवाम पहुंच गए एहतजाज करने, उन्होंने बंदे थोड़े हमें काम पे लेट हो जाते हैं, 4 की बजाय 6 बंदे कर रहे हैं, छितर आगे जल्दी मारे ताकि हमने काम पे जाना हो तो लेट हो। ये तो वो आवाम है हमारे, हम तो वो लोग हैं। छितर को मजीद बंदे जहाँ पे इकट्ठे करो, कहते हैं रेजिलिएंट लोग हैं। रेजिलिएंट नहीं, ये छितर खाने वाले हैं हम, और हमें ये मजा आता है जो है यही है। हाँ कि आए जी बंदे ज्यादा कर दो, बंदे ज्यादा कर रहे हैं। शौकत तरीन इनसे पूछें जब डॉलर आपको करने वाले 4 काम हैं जो नहीं कर सकते, ये ड्रामे हैं सारे। अब डॉलर को वापस लेके 152 पे लेके 150 पे लेके, महंगाई पे इस पर सिग्निफिकेंटली आपका पड़ेगा क्योंकि इंपोर्ट होते हैं बहुत सारी, तेल आपका सारा वहीं से इंपोर्ट हो रहा है, जो डीजल की कहानियाँ ये सुनाते हैं। आपके बिजली के आप रेट्स मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं, मुसलसल उसको आगे 22 रुपये यूनिट 24 रुपये से अब जब तक 12-14 रुपये पे था। सर आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत गई है उस वक्त 14 रुपये 12 रुपये पे था, आप उसको 22 अब 23 तक ले गए। गैस की प्राइसेस जो हैं, मुझे याद है असद उमर साहब ने यहाँ तकरीर की थी कौमी असम्बली में, पहली दफ़ा जब आए थे, पहला साल था, इन्होंने कहा था ना कि हमें शॉर्टफॉल जो है गैस का 150 अरब का है, ये 150 अरब रुपए के बिल इन्होंने वो करने थे, इन्होंने टैक्स लगाने थे। अब आमिर साहब बता रहे हैं कि वो कहीं पे मेरा 300-400 अरब तक पहुंच गए। चले उनका तो 150 अरब था, नवाज शरीफ साहब का था। आपके जो पिछले 3 सालों के वो आपके गैस के बिल बढ़ाए जा रहे हैं, वो आप उसको किस वजह से बढ़ा रहे हैं? अब पेट्रोल जो है उसकी कीमतें कम करने की जरूरत, सब्सिडी आपको कहाँ देनी चाहिए? देनी है अगर आप डॉलर पे दे सकते हैं, आप आगे बिजली पे दे सकते हैं, गैस पे दे सकते हैं, पेट्रोल पे दे सकते हैं, जिससे महंगाई कम होगी। आप वो चढ़े जा रहे हैं, मतलब इनकी अजीब साइंस है, हम तो नलायक, हमें तो नहीं पता फाइनेंशियल इश्यूज का। वो जो 4 चीजें जिनकी वजह से महंगाई बढ़ रही है वो आसमान की तरफ जा रही है, रोजाना बिजली के बिल बढ़ रहे हैं, गैस के, आप पेट्रोल के और आप डॉलर के, उसको नहीं छेड़ना क्योंकि IMF के साथ इनकी डील्स हुई है, जनरेट करने रहे। लेकिन आटे पे 5 रुपए कम कर दो, चीनी 2 रुपए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? लास्टली मैं बताऊं, लास्टली मुझे एक मैसेज है, नूर कलियार साहब है सरगोदा के, ये PTI के MNA के वो थे, इनके उम्मीदवार थे, उन्होंने मुझे मैसेज किया है। बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा उन्होंने PTI के लिए काम भी किया हुआ है, लेकिन आपको पता है यहाँ पे ऐसे वर्कर लोगों को रिवार्ड नहीं मिलते। उन्होंने कहा 7,000 रुपए की DAP की बोरी मिल रही है, 7,000 रुपए के, आगे सोइंग सीजन आ रहा है। अब मुझे पता गंजी नहाएगी क्या और उसमें नचोड़ेगी क्या? 7,000 रुपए की बोरी किसान लेगा, उसने गंदम को आगे काश करना है, आपको अच्छी खासी वो चाहिए। अब वहाँ पे कीमतें बढ़ाई जा रहे हैं। बड़े बड़े जो बिग बिजनेसमैन हैं, जो मैन्युफैक्चर हैं, इनको आप इनको सब्सिडी भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर कंपनीज को, इनको यहाँ पे सस्ती गैस भी दी जाए, जो सस्ती गैस दी जाती है वो पैसे हमसे रिकवर किए जाते हैं। जो लोग कहते हैं ना ये सब्सिडाइज गैस दें, आप सब्सिडाइज बिजली दें, वो आप जो है उसकी पेमेंट आवाम के बिलों से ली जाती है। आप हमसे पैसे लेके, आवाम से पैसे लेके, फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं, एल प्लांट्स हैं, IPPs हैं, एल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनको सब्सिडाइज किया जा रहा है हमारी जेबों से पैसे निकाल के।
और फिर आप ये कह रहे हैं जनाब कि हमने उनको 2-4 रुपए किसी की दाल कम कर दिए, सब्जी कर दी। भाई साहब इनसे कुछ नहीं होने वाला, मेरा ये ख्याल है। लेना मैं भी क्विकली एक बात इसका कुछ नहीं होना, मैं क्विकली कर दूं। मुझे भी दरमियान में ये मैसेज आया, इजाज खोकर साहब हैं, ये पैरेलल इंडस्ट्री के शायद एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, वो कह रहे हैं जनाब के $9 बिलियन 13 में से वो अपैरल जो गारमेंट्स वाले देते हैं। बांग्लादेश ने और हर मुल्क ने जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करता है, तरक्की ये की है कि जो वैल्यू एडिड ऊपर वाली हैं उनको कंसेशन दी जाती हैं। उन्होंने कहा यहाँ उल्टी गंगा है कि ये नीचे वाले स्पिनर्स जो हैं एप्टमा ये ले जाती है सारी कंसेशन, और जो पैसे डिलीवर करके दे रहे हैं उनको टका नहीं देते। सर ये वही पॉपुलर डिसीजन जिस पे पीटीआई गवर्नमेंट, जब गवर्नमेंट नहीं थी तो इतराज़ करती थी कि इस तरह के इलेक्शन टाइम पे इस तरह के फैसले किए जाते हैं, फूड सब्सिडीज दी जाती हैं, इस तरह की जो ऑप्टिक्स में चीज़ें आती हैं वो की जाती हैं, लेकिन जहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाने की बात है और उसको करेक्ट करना था वहाँ किधर है पीटीआई गवर्नमेंट। और जो दूसरा मैंडेट लेकर पीटीआई आई थी और वो करप्शन का था, इसमें 444 सरकारी अफसरान हैं जिनका नैब के साथ प्ली बारगेन का बड़ा इंकशाफ है। इसके ऊपर बात करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक और बात करेंगे करप्शन केसेस की, जिसमें 440 सरकारी अफसरान हैं क्लास साहब जिनके प्ली बारगेन करने का इंकशाफ हुआ है। इतने लोगों को दे दिया गया है ये प्ली बारगेन का ऑप्शन, और अभी कल परसों आप जो बता रहे थे कि जिसमें उसमें अमेंडमेंट्स हुई हैं, तो यू नो हाउ डज इट जस्टिफाई दिस नंबर? इसमें हमारे इमरान मगराना है, वो कौमी असम्बली जाते होते हैं। असल खबरें तो वैसे ये हैं, मेरा ख्याल है जिन पे हमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, कि आज वहाँ बताया है कि बड़े 2-3 बड़े इंकशाफात हुए हैं जो लोगों को, मेरा ख्याल है शायद ये लोगों को वही वाली बात आमिर साहब ने जैसे का डीट हो चुके हैं हम भी। इस्लामाबाद मोटरवे पे जो लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, अगर सुनिएगा जहाँ से शुरू करते हैं 444 पे तो आते हैं कि वहाँ पे पिछले 2 वर्षों में आमिर साहब $3.25 बिलियन के वो जुर्माने किए गए हैं। और इस वक्त जहन में रखिएगा जो माल पैसा बना रहे हैं और फिर कहते भी हैं कि लोग टैक्स नहीं देते, वहाँ पे 980 रुपये, 1000 रुपये इन्होंने टैक्स कर दिया। ये 180 या 200 रुपये से आए थे 3 साल पहले, जो इसका वो था मेरा ख्याल 300 या 250 था, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। एक वो अलहदा FW अलहदा पैसे इकट्ठे कर लिए, वो कहते हैं इसका NHS से कोई वो ताल्लुक नहीं, उनका अलहदा ठेका है। जब चाहें वो जो आपके FW वाले जो है जब चाहें और आप दूसरे तीसरे महीने पैसे बढ़ा देते हैं, वो वहाँ पे उन्होंने जो आके वो अगर पैसे जो लिए हैं वो ले रहे हैं, वो अलहदा है। किसी दिन वो भी डाटा आना चाहिए कि कितना इन्होंने वहाँ पे टोल इन्होंने इकट्ठा किया है और पैसे आवाम से ले रहे हैं। चलें वो एक अलहदा टैक्स है, वो आप दे रहे हैं, रोड टैक्स है। अब पता ये चला है पाकिस्तानी कौम की जो वायलेशंस की मोटरवे पे, लीव अलोन के आम सड़कें वगैरह या हाईवे वगैरह है, वो पता चला यहाँ 2 वर्षों में 65 लाख से ज़्यादा चलान हुए हैं सर आमिर साहब। और लोग जो मर रहे हैं, सिर्फ पंजाब का फिगर बता रहा हूँ, मुल्तान के दोस्त नासिर शेख साहब हैं, वो इस पे ट्रैफिक के ये फिगर्स वगैरह पे वो रखते रहते हैं। एवरेज पंजाब में हर महीने 5 से 6 हज़ार लोगों की डेथ्स हो रही हैं सर एक्सीडेंट्स में। उस पर पैसा नहीं लगा रही है, यहाँ से इकट्ठा कर रहे हैं, वो पैसा नहीं लगा रहे कि आप वहाँ पे रोड सेफ्टी के लिए लोगों को वहाँ पे ट्रॉमा सेंटर्स बनाने के लिए। और तकरीबन 10-15 हज़ार लोग जो है एक्सीडेंट्स में उनकी वो हो रहे, आपके जख्मी हो रहे हैं। और 5 से 6 हज़ार पर मंथ, जो आपके टोटल एक साल में 70 हज़ार ये लोग जो है ना तकरीबन आपके मरे हैं। सॉरी एक साल कह रहा हूँ, इसके ये जो था यहाँ पे दहशतगर्दी में, यहाँ पे आपके एवरेज, मैं सिर्फ पंजाब के फिगर बता रहा हूँ आपको, इतनी तादाद में लोगों की डेथ्स हो रही है पाकिस्तान में, तो साल की देख लें कितनी यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं। उस पर ये पैसा तो इकट्ठा कर रहे हैं, अब ये पैसा कितना लग रहा है लोगों को एजुकेट करने के लिए, रोकने के लिए, ट्रैफिक पोल्यूशन के लिए, वो अलहदा चीज़ है। एक उसका ब्रेकअप आप देख रहे होंगे। अब जरा आते हैं सरकारी अफसरान की प्ली बारगेन पे। ये मैं सारी लिस्ट देखी है, इमरान मगराना हमारे लिस्ट लेके आए हैं। इसमें कोई बड़ा कोई अफसर जो है ना जनाब, कोई मुझे तो नज़र नहीं आ रहा मेरे साहब, सारे छोटे छोटे हैं जनाब। बाज़ लोगों के साथ 29 हज़ार की भी इन्होंने प्ली बारगेन की हुई है, बाज़ के साथ 30 हज़ार की हुई है, बाज़ के साथ 40 हज़ार की है। नैब अब इस लेवल पे, पटवारी लेवल पे आ गए, तहसीलदार लेवल पे आ गए, क्योंकि बड़े लोगों के बड़े खेल हैं, उन पे हाथ डाल नहीं सकता। यहाँ पे आपको उसका एल स्कैंडल में किसी पे हाथ नहीं डाल सकते आप, या शुगर स्कैंडल में नहीं डाल सकते, यहाँ पे IPP स्कैंडल में नहीं डाल सकते, सीमेंट का स्कैंडल है आप उसमें नहीं डाल सकते, शुगर स्कैंडल में आपको जरूरत नहीं होती टच करके दिखाएं ना, नैब उसमें कर सकते, बचा के पटवारी आ गए। एक LDC भी पकड़ा गया है जनाब, देखिए फिगर्स बढ़ जाते हैं ना कि जी हमने 700 बंदे का किया, एक भी मुझे प्रोमिनेंट नाम ऐसा नजर नहीं आ रहा। इतने बड़े बड़े बिग गन्स हैं। एक तो ये देखें कि छोटे लेवल पे करप्शन कितनी बढ़ गई है, मतलब ये छोटा लेवल है, मैं बताऊं इसमें PWD के ज्यादा हैं, कोई LDC हैं, कोई छोटे मोटे, मतलब कोई बड़ा नाम नहीं है, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 4, ये तो फक्की है उनके लिए भी। इन्होंने 30 एक में देखो 13 हज़ार रुपये में डील की हुई है मेरे साहब, 13 हज़ार रुपये की डील। अब ये नहीं पता कि उसने नायब के किसी अफसर को
2-4 लाख रुपए खिला दिए कि भाई साहब जरा प्ली बारगेन का जरा ये वॉल्यूम जरा कम कर दे। जो बड़े केसेस थे बिलियंस के थे, जो मैंने आपको 5 स्कैंडल गिनवाए थे, अद्वियात का स्कैंडल था, आमिर कियानी वाला जो आया था, उनको हटाया गया था, दवाएं बढ़ी थी। कोई आमिर कियानी का कभी सुना है कोई नायब ने उसको हाथ डाला? उस्मान बुज़दार को बुलाया कभी गंदम स्कैंडल पे और इस पे शुगर स्कैंडल पे, या बाकी हमारी कैबिनेट के 3-4 मिनिस्टर थे, किसी को टच किया इन्होंने? आईपीसी को छोड़ा हुआ है, सबको छोड़ा हुआ है आमिर साहब। ये एलडीसी शुगर हवा में उड़ गई, गायब है। एलडीसी आजकल टॉपिक ही गायब है शुगर का। जी सर, ठीक है, नोबडीज हैं जिनके नाम है और बहरहाल सरकारी अफसर है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसपे कहा जाए कि बहुत अच्छी रिकवरी कर ली गई है और बहुत अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की। टाइम खत्म हो रहा है प्रोग्राम का, चीजें और भी डिस्कस करने के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।